हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएसए मनीष। और आज जो हमारा लेक्चर है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का लास्ट लेक्चर है। इसमें जो बचे कुछ टॉपिक थे वो मैंने सारे के सारे कवर करवा दिए हैं, है ना। और जो इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जो आप मेरे उस पे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट की अलग से प्लेलिस्ट है और एथिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है। सो ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है और बाकी वीडियोस का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिंक मैं इस उस डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँ। ठीक है। सो ज़्यादा आपने इसके अंदर देरी नहीं करें क्योंकि 3-4 दिन ही बचे एग्जाम स्टार्ट होने में। तो अभी अपने इसको जल्दी से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले हमारा क्या क्या रह गया था, तो एक हमारा कम्युनिकेशन बच गया था। फिर उसके बाद में ये जो है इतना पार्ट हमारा बच गया था, बाकी सारी चीजें हमने सारी की सारी कर ली थी। चलिए चलते सबसे पहले कम्युनिकेशन पे चलते। हाँ जी। तो देखिए कम्युनिकेशन आप सब लोगों को पता है क्या होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली, ठीक है, एक से दूसरी जगह तक बात पहुंचाना ताकि अगले बंदे को समझ में आ जाए, है ना। सो ये नॉर्मल चीज़ है, इसके अंदर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक सेंडर होता है, फिर वो मैसेज भेजता है उसको, फिर अगला बंदा उसको डिकोड करता है, डिकोड करके उसको रिसीव करता है, फिर वो उसके फीडबैक भेजता है। ठीक है। तो अगर सारी चीज़ ये समझ में आ रही हैं, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर कुछ हम बोल रहे हैं जो दूसरे इंसान को समझ में नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर काउंट नहीं होता। ठीक है। कम्युनिकेशन अंदर एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है। सो ये कई सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, इसके अंदर कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट दिमाग लगाने वाली बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली होता है कंपनीज के अंदर, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जैसे एक मैनेजर, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से, क्योंकि सेम लाइन चल रही है, देखो, है ना। सो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करता है, उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी एक बराबर वाले बंदे से आप बात करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है सीनियर टू जूनियर, ऊपर से नीचे, हायरार्की। ठीक है। पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, है ना। तो इसी तरीके से इस फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका इनफॉर्म सॉरी वर्टिकल कम्युनिकेशन या हायरार्किकल कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। जैसे कि आपका मैनेजर से गया असिस्टेंट मैनेजर पे, असिस्टेंट मैनेजर से गया टीम लीडर पे, टीम लीडर से गया एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव से गया एसोसिएट पे, एसोसिएट से नीचे फिर पोजीशन होती नहीं, है ना। ये चीज़ है। तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एसोसिएट को सीधा आदेश देता है। ठीक है। उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। यू यानी ये जो डिपार्टमेंट है, आपको एक उसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। ये है, मान लो यहाँ पर बैठता है बंदा मैनेजर, इधर भी मैनेजर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो है एसोसिएट, है ना। एसोसिएट एक स्टार्टिंग पोजीशन, बिगिनिंग पोजीशन होती है, एंट्री लेवल जिसको अपने बोलते हैं। तो ये अगर मैनेजर, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है, ये मान लो आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है और ये आप मान लो आपका कस्टमर डिपार्टमेंट है। ठीक है। सो अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का बंदा कस्टमर डिपार्टमेंट के एसोसिएट को कोई आदेश देगा तो वो क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई असिस्टेंट अपनी बात कस्टमर डिपार्टमेंट के मैनेजर तक पहुंचाना चाहता है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन में माना जाता है। वैसे ही अगर ये मैनेजर इस मैनेजर को कुछ कहेगा तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा, बराबर का। अगर ये मैनेजर अपने ही एसोसिएट को कुछ कहेगा तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद में ये तो हो गया हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद में आता है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का कोई सिर पैर हाथ टांग कुछ नहीं होते, आप कहीं भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो, उसका कोई भी चैनल नहीं होता बात करने। ठीक है। वो इनफॉर्मल होता है। फिर आ जाओ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है वर्बल, यानी बोला हुआ। ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में दो चीज आती है, एक तो ओरल यानी जब हम बोल के बात करते हैं, है ना। और दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, जब हम लिख के बताते हैं। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिख के हम क्या बता रहे हैं, वही तो जो बोल के बताना है। इसीलिए ये दोनों चीजें किसके अंदर आती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की आती है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सी चीज है कि डायग्राम,
पिक्चर्स, वीडियोस। ठीक है, अगर आप किसी को कोई भी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो बात कम्युनिकेट करने के लिए, वो बात बताने के लिए अगर आप डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप किसी पिक्चर या फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप किसी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसके अंदर आएगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है, जिसके अंदर आपको खुद से कुछ नहीं लिखना पड़ता, खुद से कोई भी एक शब्द नहीं बोलना पड़ता। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। उसके बाद में है वर्किंग एंड नेटवर्किंग इन मैनेजमेंट। इसमें देखो बहुत नॉर्मल चीज है, नेटवर्किंग और वर्किंग। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है बिल्डिंग रिलेशंस। ठीक है, एक से दूसरी जगह जाओ, किसी और से बात करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। अपना जो नेटवर्क है, आपकी जो जान पहचान है, उसको जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना फैलाओ। इसी को वर्किंग और नेटवर्किंग बोलते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं कई इसके? जैसे पहला तो ऑपरेशनल। ऑपरेशनल होता है अपनी कंपनी के अंदर ही या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि कलीग्स हो गए, है ना, मैनेजर्स हो गए, मतलब जो लोग आपकी कंपनी के अंदर है वो, है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल नेटवर्किंग। अगली है स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग होती है उन लोगों से जो आपकी पहुंच से बाहर है, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, है ना, किसी दूसरी कंपनी का टॉप लेवल का बंदा, है ना। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जो आपको शायद फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा काम करवाने में मदद करते हैं। ठीक, उसके बाद में, सॉरी, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। उसके बाद में पर्सनल। पर्सनल नेटवर्क होती है अपनी फैमिली, है ना, फ्रेंड्स। ठीक है, आपका गांव है, आपका जो जहां पर आप लोग रहते हैं, आपके आस पड़ोसी, ये आपका रहता है पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, सो यही है नेटवर्किंग, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं। उसके बाद में आ जाते हैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? सिस्टमेटिक इवेल्युएशन किसी एक इंडिविजुअल की जॉब का। ठीक है, ताकि उसके परफॉर्मेंस को हम क्या कर सके? अप्रेज कर सके, उसकी तारीफ कर सके, उसको कुछ इनाम दे सके, है ना, उसको पोटेंशियल को पहचाने और उसका डेवलपमेंट हो सके। नॉर्मल चीज है, इसका डेफिनेशन अगर आप वैसे ही शब्दों में पढ़ोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे इट इज द सिस्टमेटिक evaluation of the individual with regard to his or her performance on the job and his potential for development। ठीक, अब देखो इसके मेथड्स होते हैं कई। दो तरीके के इसके मेथड्स हैं, जिसके अंदर आपका एक तो है ट्रेडिशनल, जो हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं, एक कुछ है मॉडर्न, जो आगे आके धीरे धीरे जिनके अंदर बदलाव करके लागू इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, पहला है रैंकिंग मेथड। इसमें हम रैंक देते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट को उसके हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन मिलता है, सेकंड को उसके हिसाब से, थर्ड को उसके हिसाब से। ठीक है, ये रैंकिंग मेथड होता है। दूसरा होता है पेड कंपैरिजन। पेड कंपैरिजन में हम किसी दूसरे से, जैसे 2 4 5 7 बंदे हैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किसी दूसरे से हम कंपेयर करते हैं कि यार इसने वो काम किया तो इसने क्या किया। इसका मतलब अगर इसने अच्छा काम किया है, अच्छा उसने खराब काम किया है, तो एक दूसरे से कंपैरिजन जब हम करते हैं किसी पेयर के अंदर, तो वो पेड कंपैरिजन माना जाता है। फिर आती है आपकी ग्रेडिंग, जिसके अंदर हम ग्रेड देते हैं A B C D। ठीक है, जिसके अंदर ए सबसे अच्छा है, डी सबसे खराब है, वही 10वीं 12वीं के मार्क्स वाली बात है। अब बात कर लेते हैं फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ना पूरी जो मैनेजर्स या फिर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी कैटेगरी डिवाइड कर ली जाती है। ये आपको वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कैटेगरी डिवाइड करके उनको ना उसमें रख दिया जाता है कि जो 10% लोग वो बहुत अच्छे हैं, 20% लोग अबो एवरेज हैं, 40% लोग एवरेज हैं, फिर 20% लोग जो हैं वो आपके बिलो एवरेज हैं, और जो बच्चे कुछ 10% वो बिल्कुल ही खत्म है। ठीक है, उनको कुछ नहीं आता। तो ये सारी चीज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर काउंट की जाती है, और सबको एक ही तराजू से में तोल के और ये बताया जाता है कि आपके अंदर इतने इतने लोग ऐसे ऐसे हैं, तो आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक, फिर आता है फोर्स्ड चॉइस मेथड। इसके अंदर आपको 2 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, कोई भी 2 सेंटेंस। ठीक है, जिसमें से जो टेस्ट ले रहा होता है, यानी जो रेटर होता है, जो रेट कर रहा होता है, वो आपका क्या करता है कि कोई भी एक सेंटेंस चूज करता है। जैसे 2 सेंटेंस मान लो कि 2 सेंटेंस जैसे कि
एम्प्लॉय जो है वो हार्ड वर्किंग है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है कि जो एम्प्लॉय है वो सबॉर्डिनेट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। ये दो सेंटेंस हो गए। तो इसमें से अगर आप उस इंसान को जिसका आप अप्रेजल चाहते हो या ना चाहते हो, जिसको आप चेक कर रहे हो, उसको आप इन दोनों सेंटेंस में से, इन दोनों वाक्यों में से कोई भी एक वाक्य टिक कीजिए, ठीक है। उस आधार पे हम उसको जांचेंगे किस तरह का व्यक्ति वो है, ठीक है, अप्रेजल उसको जरूरी है या नहीं है। ये फिर आता है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में 15-20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर चेक करना होता है कि ये काम ये बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे जॉब में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है, रेगुलर है या नहीं जॉब के अंदर, यूनिफॉर्म बिहेवियर टू ऑल, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, ठीक है, कॉल सबॉर्डिनेट्स है उनका सम्मान करता है नहीं करता, या अदर एम्प्लॉयज का हेल्प करता है या नहीं करता है या करती है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। काम करता है तो अच्छा करता है, सेटिस्फैक्टरी करता है या नहीं करता या करती, ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। ये कई सारे होते हैं जिनके ऊपर अगर जो हाँ होता है तो टिक लगा देते हैं, मना होता है तो यूं कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट करते हैं ना, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम नहीं हुआ, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। इसके अंदर जो है ये चेक किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज थे उनमें से किस बंदे ने, क्योंकि देखो नॉर्मल कंडीशन में तो सारे एक जैसे ही काम करते हैं, जब एबनॉर्मल कंडीशन आई, जब सिचुएशन क्रिटिकल बन गई, तब किसने कैसा काम किया, तब जिसने अच्छा काम किया उसका अप्रेजल मिलता है, ठीक है। ग्राफिक स्केल मेथड, इसके अंदर 1 to 5 आपको वो दे दिए जाएंगे रेटिंग, है ना। तो उसी हिसाब से जैसे 1 है तो मतलब बहुत शानदार, 5 है तो नहीं नहीं सॉरी, 1 है तो बिल्कुल ही जो है रिजेक्टेड है, और जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। इस तरीके से 5 में से मार्क्स देने रहते हैं, ओके। फिर आता है ऐसे मेथड। ऐसे मेथड में पूरा का पूरा चिट्ठा उस इंसान का बनाया जाता है जिसको आप अप्रेजल देने वाले हैं, है ना, या नहीं देने, जिसको मतलब चेक कर रहे हैं, ताकि आपको पता लगे वो अप्रेजल देने लायक है या नहीं। उसके बाद में फील्ड रिव्यू रिपोर्ट, फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू में फील्ड में जाके आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर है, सीनियर है, सभी से इस चीज़ का रिव्यू लिया जाता है कि ये कैसा बंदा है जिसको हम रेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं। फिर आती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हर एक बंदे की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, एक गुप्त रिपोर्ट तैयार होती है जो कि हर किसी के सामने नहीं आती, ठीक है ना। मेन स्ट्रीम जगह पर वो नहीं आती, उस इंसान जिसकी रिपोर्ट बन रही है उसकी रिपोर्ट भी उसको नहीं पता होती। गुप्तचरों के माध्यम से, खुफिया लोगों के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो एक दूसरे का रिव्यू देते हैं कि अच्छा ये उसने वैसा किया, तो उसने वैसा किया था, जब कोई नहीं देख रहा तब वो ऐसा कर रहा था, ठीक है। इस तरह की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है ना, गोपनीय रिपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। अगले में करते हैं अपने मॉडर्न मेथड, ठीक है। सो मॉडर्न मेथड में सबसे पहला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में देखो, बोथ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज शुड रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस एंड पिन पॉइंट द प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी जो मैनेजर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक दूसरे के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि पास्ट में हमने क्या किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, और जो भी उसके अंदर खामियां होती हैं, है ना, उसको बोलो क्या करते हैं, सही करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को वो और अचीव कर सके, ठीक। ये है। और फिर आता है साइकोलॉजिकल अप्रेजल। साइकोलॉजिकल अप्रेजल होता है फोकसेस ऑन एम्प्लॉयज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। नॉर्मल चीज़ है, इसके अंदर कोई ऐसा समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो जो भी है उसके जो इमोशंस है, कई लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कई लोग कम इमोशनल होते हैं, है ना। कईयों का मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, कईयों का कम होता है। कई बार उस हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल देना पड़ता है ताकि बंदा डीमोटिवेट ना हो, है ना। फिर 360 डिग्री फीडबैक, है ना, सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है फीडबैक का, परफॉर्मेंस का, जो परफॉर्मेंस डेटा आपका रहा है, आपके पीयर्स से, जो आपके बराबर के लोग हैं, आपके सुपरवाइजर्स जो आपसे बड़े हैं, और जो कस्टमर्स जो होते हैं, उनसे भी इस चीज़ का पता किया जाता है कि ये बंदा जिसने आपको ये सामान पकड़ाया है ना, जो चीज़ दी है, इसने, इससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, ठीक, ये चीज़ें। असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर में जो है पार्टिसिपेट करवाई जाता है, एक्टिविटी रखी जाती है, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके अंदर जैसे इन बास्केट एक्सरसाइजेज होती हैं, रोल प्ले करना पड़ता है आपको किसी चीज़ का, डिस्कशंस होते हैं उसके अंदर, आपका क्या व्यूज़, आपके क्या ओपिनियंस, उनके बेसिस पे फाइनल होता है। फिर आपका कंप्यूटर सिमुलेशंस होते हैं। सो ये ज़्यादा इसके अंदर कोई हार्ड फास्ट नहीं है, ठीक है। फिर आता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स जिसको बोलते हैं। ये कंपेयर करता है इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर एंकर्ड टू ए न्यूमेरिकल रेटिंग, ठीक है। फिर
720 डिग्री मेथड, इसके अंदर आप क्या रहता है कि आपका स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के पार्ट हैं और वो लोग जो कंपनी के पार्ट नहीं है, आउटसाइड ग्रुप्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके एक परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार किया जाता है ना, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इसके अंदर किस इंसान ने कंपनी को मॉनेटरी टर्म्स में पैसे उसमें पैसे के कंटेक्स्ट में, मनी के कंटेक्स्ट में कितना फायदा दिया है, उसको उस हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है। चलिए अब देखिए प्रोक्योरमेंट, लास्ट के कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी हैं। प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ए कंपनी नीड्स, यानी किसी भी कंपनी को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, उसको प्रोक्योर करना, उसको खरीदना, और खरीदने के थ्रू जो कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस पूरे स्टेप्स जो हम इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। बस पहला देखो आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान करते हैं कौन कौन सी चीज हमको चाहिए है, फिर चूज करते हैं कि यार किससे चाहिए हमें, किस चीज से, किस इंसान से या किस कंपनी से वो चीज हमको लेना है, सप्लाई करनी है। फिर उससे पैसे की बात करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं। पैसे की बात होगी, चलो हमको ये 100 क्वांटिटी में दे दो, है ना। उसके बाद में ऑर्डर को हम एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। फिर रिसिप्ट्स, यानी आपने ऑर्डर को एक्सेलरेट किया, उसके बाद आपको रिसिप्ट्स और इंस्पेक्शन होता है परचेज का, ठीक है, कि जो सामान उन्होंने भेजा है वो कितने रुपए में भेजा है, हमारी कितने रुपए की बात तय हुई थी, और उसके बाद हम उससे चेक करते हैं कि वो सामान सही है या खराब है। अगर खराब होता तो उसको सारे को वापस, पूरा का पूरा बैच वापस चला जाता है ना। फिर क्लियरिंग द इनवॉइस, इनवॉइस वगैरह पेमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब क्लियर होते हैं। उसके बाद में मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है कि उस बंदे से उतना सामान आज तक आ चुका है, आगे भी अगर किसी चीज़ की हम जरूरत पड़ेगी, अगर वो सामान अच्छा दे रहा तो हम उसी से कॉन्टैक्ट करेंगे। ये है आपका प्रोक्योरमेंट। उसके बाद में ये स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टोर्स के अंदर जो इन्वेंट्री है, यानी जो सामान रखा हुआ है, उसको मैनेज करना ही स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है। जैसे प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक लेवल्स, यानी कितना सामान हमारे पास बाकी है, कितना सामान हमको चाहिए, उसकी पूरी की रिपोर्ट बनाना, उसको मैनेज करना स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर आता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को, ठीक है, विच इंटीग्रेट्स people place process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and productivity of the core business, यानी किसी भी बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि लोग है, जगह है, वहां पर जब किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी भी सुविधा लोगों को चाहिए, जैसे पानी हो गया, या आप मानिए ये मानिए आपकी किसी भी चीज की सप्लाई आप मान सकते हैं, है ना, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स की सप्लाई है ना, तो वो जो फैसिलिटीज होती हैं, छोटी छोटी कैंटीन की सुविधा है, ये चीजें जो होती हैं फैसिलिटीज, है ना, इनको मैनेज करना ताकि लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें, और हम लोगों की जो एम्प्लॉयज है हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर आ जाइए लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि आपकी जो कंपनी किस तरह से डिजाइन की गई है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना और उन सभी चीजों को मैनेज करना कि जो चीजें हमारे कंपनी को सपोर्ट करती हैं, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज एम्प्लॉयज हैं उनको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर, है ना, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड ऑपरेशन, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। उसके बाद कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और आपके बिल्डिंग्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखना, अपना पूरा हर एक चीज़ को अप टू डेट रखना, अच्छा रखना, किसी भी चीज़ को खराब नहीं होने देना, खराब हो गए तो जल्दी जल्दी रिपेयर करवाना, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो थैंक यू वेरी मच, ये थी हमारी लास्ट वीडियो। और आगे के लिए CSIR का तो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर तो आपको सिचुएशंस के अंदर आपको इंडल्ज करेंगे, है ना, ठीक है। तो आगे के लिए जो मैं वीडियोस डालूंगा वो CDS के लिए और CAPF के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आगे वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, जिसके अंदर मैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के और साइंस वगैरह हो गई, या जो भी एडिशनल करंट अफेयर्स का टॉपिक है, उनके मटेरियल मैं इसके अंदर पोस्ट करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ देने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छी लगी हैं, यूज़फुल लगी हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए, आगे की वीडियो तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।